मुझे नहीं पता क्या, मेरे को नहीं पता अभी कुछ भी। किसका लगेगा? अपने आप टाइम टेबल हो जाएगा डिस्प्ले। टेंशन क्यों ले रहे हो आप? क्या? मेरे मेरे कारण हो रहा है? ये किसने कह दिया आपको? मेरे कारण हो रहा है तो उनको बोल दो छुट्टी ले लो। नहीं, उनको बोल दो छुट्टी ले लो। जो भी कह रहा है ना ये कि मेरे कारण हो रहा है, तो उनको बोल दो छुट्टी ले लो। छुट्टियां पड़ी हैं सबके 24। 24 छुट्टियां पड़ी है, मेरे 29 पड़ी है। उनको कहते छुट्टी ले ले। मेरे को शौक नहीं पड़ रहा है, 20 दिन से कंटिन्यूअसली पढ़ा रहा हूँ। 2 संडे मेरे गए हैं, ये तो गनीमत है टेस्ट आ गया। इस संडे भी पढ़ा था। 21 दिन हो जाते हैं, एक छुट्टी नहीं ली है मैंने। और मेरे साथ ही नहीं हो रहा है ये, कभी भी नहीं होता। मेरा सबसे आगे चलता है कोर्स। पूरी बिल्डिंग में पूछ लेना केमिस्ट्री की क्या हालत चल रही है। और यहाँ की नहीं, कुनाड़ी की भी चल रही है यही चीज। मैं तो कह रहा हूँ भले बोल दो नीचे जाके कि नहीं पढ़नी केमिस्ट्री। मैं तो कह रहा हूँ, बल्कि मैं तो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ। मैं तो डिपार्टमेंट में भी पता है कि इसने छुट्टियां नहीं ली है। संडे जा रहे हैं इसके सारे। मतलब रेगुलर क्लास जो होती है ना, वो 6 घंटे की होती है। संडे को मैं पौने 7 घंटे पढ़ा रहा हूँ। और अगर कोई ऐसे कह रहा है ना फिजिक्स या बायो, उनको कहते हो छुट्टी ले ले। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तो उनको बोल दिया था, ऑप्शन भी दिया था मैंने कहा मेरे कारण कोई डिस्टर्ब हो मैं नहीं चाहता। मैंने उनको बोल दिया था आप छुट्टी कराओ। क्या तो डीपी सर भी छुट्टी लेंगे, पर डीपी सर एक्स्ट्रा क्लास करके बुलाएंगे, मेन क्लास करके नहीं बुलाएंगे। मैं तो बोल दिया था आप छुट्टी लो। ऊपर से क्या ऑर्डर आ रहा है मेरे को नहीं पता। मैं तो सबको बोल रहा हूँ, मैं तो आज भी बोला, मैंने कहा छुट्टी लो आप। नहीं आओ। फिर भी मैंने अभी फिजिक्स वालों को बोल कर रहा हूँ एक काम करो, अगर मन है पढ़ाने का, नहीं है ना पढ़ाने का मन, और ऊपर वाले कह रहे हैं कि पढ़ाना है, तो 1 घंटे की क्लास पढ़ाओ। मैं पढ़ाऊंगा 2 घंटे। और उनके साथ मजबूरी, मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूं, मैं कह रहा हूँ छुट्टी लो यार। दर्द आपको हो रहा है, छुट्टी लो ना यार। दर्द तो मेरे को भी हो रहा है। कहाँ कहाँ से हो रहा है मुझे खुद को नहीं पता पड़ रहा। अरे यार। कोई बात नहीं, इधर देखो। कहाँ तक पढ़ाया था? जय हिंद डॉक्टर्स। कहाँ तक पढ़ाया था यार? हाँ, शॉर्ट की पढ़ा दिया था। फ्रैंकल पढ़ाना है। होमवर्क बना दिया था। क्लास में कुछ होमवर्क थोड़ा ना दिया था। छोड़ो, भूल जाओ सब कुछ। मैं भी भूल गया।
हाँ, लास्ट क्लास में ना मैंने ऑनलाइन होमवर्क नहीं दिया था। ऑनलाइन वाले आप सब ऑनलाइन होमवर्क लिख लीजिए स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 1 में BB2 पूरा बना देना, क्वेश्चन नंबर 9 मत बनाना। अब तो पूरा ही बना देना, क्या होमवर्क लिख रहे हो? सॉलिड स्टेट पूरा बना लेना आप। और जब भी आप बोलोगे डिस्कस, तब कर लूंगा मैं डिस्कस। मंडे को नहीं, मंडे से पहले, क्योंकि मंडे और ट्यूसडे को सरफेस केमिस्ट्री डिस्कस होगा, ट्यूसडे तक सरफेस केमिस्ट्री खत्म। मंडे को क्यों चालू होगा? किसने कहा मंडे को चालू होगा? आज चालू होगा। फ्रैंकल डिफेक्ट, अच्छा अभी इधर देखो, फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट कब करें डिस्कस? कल परसों? आज क्या वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को डिस्कस करेंगे अपन, है ना? और ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, फटाफट बनेंगे, आपने बनाया होगा तो, है ना? अच्छा, फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट में होता क्या है, इसको सुनना ध्यान से। फ्रैंकल डिफेक्ट में होता क्या है कि क्रिस्टल में जो कैटायन है वो अपनी पोजीशन पे कभी मिलता ही नहीं है। वो क्रिस्टल में आराम से फ्रीली क्या करेगा, मूव करेगा। मतलब क्रिस्टल में कैटायन अपनी पोजीशन पे मौजूद नहीं है, वो कहीं और जाके मिलेगा। वो कहां मिलेगा? अपनी पोजीशन पे नहीं मिलेगा, कहीं और मिलेगा वो। ठीक है, तो फ्रैंकल डिफेक्ट में होता क्या है, क्रिस्टल में जो कैटायन होता है वो अपनी पोजीशन पे नहीं मिलता है, वो कहीं और जाके मिलता है। ठीक है, तो ऐसा फ्रैंकल डिफेक्ट होता है। ठीक है, अब फ्रैंकल डिफेक्ट की बात करें, इसको याद कैसे करेंगे? फ्रैंकल डिफेक्ट, क्रिस्टल में जो कैटायन होता है वो अपनी पोजीशन पे नहीं मिलता है, वो कहीं और जाके मिलता है। तो इसको याद ऐसे करेंगे कि फ्रैंकल डिफेक्ट में जो कैटायन है वो फ्रैंकली मूव करता है। वो कैसे मूव करता है? फ्रैंकली मूव करता है। फ्रैंकल, फ्रैंकली मूव करता है। कौन मूव करता है? कैटायन मूव करता है। शॉर्ट की का कैसे बताया था? शॉर्ट मारा और इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन बाउंड्री के बाहर। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है? कैटायन फ्रैंकली मूव कर रहा है, आराम से, बिल्कुल मौज में मूव कर रहा है ना? तो मुझे एक बात बताओ, फ्रैंकली कैटायन मूव कर रहा है। कल मैंने 2 डायग्राम बनाए थे। मुझे एक बात बताओ, कैटायन फ्रैंकली मूव कर रहा है ना? फ्रैंकल डिफेक्ट में कैटायन फ्रैंकली मूव कर रहा है। अब कैटायन फ्रैंकली कब मूव करेगा? जब उसके पास ज्यादा स्पेस हो आसपास या कम स्पेस हो? ज्यादा स्पेस हो। ये चीज समझ में आती है? नहीं आ रही ये चीज समझ में? ऐसे सोचो, घर में जब मम्मी पापा घर में होते हैं तो आप कहाँ मिलते हो? कुर्सी टेबल पे मिलते हो। और टेबल पे क्या खुली रहती है? किताबें खुली रहती है ना? आप फ्रैंकली मूव नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि स्पेस अवेलेबल नहीं है। घर में मम्मी डैडी घूम रहे हैं, है ना? हर जगह वही है ना? अब जैसे ही मम्मी पापा बाहर, क्या आप कभी कुर्सी टेबल पे मिलोगे? नहीं। आप अपनी पोजीशन पे नहीं मिलोगे, आप फ्रैंकली पूरे घर में घूमोगे। एक कमरे में टीवी चल रहा है, एक कमरे में लैपटॉप चल रहा है, एक कमरे में माइक्रोवेव चल रहा है, एक कमरे में एसी चल रहा है, और आप चारों में नहीं, आप कहीं और ही मिल रहे हो। मतलब फ्रैंकली मूव कर रहे हो। फ्रैंकली कब मूव कर पा रहे हो? जब अवेलेबल स्पेस बहुत ज्यादा है, फ्री स्पेस ज्यादा है। ये बात समझ में आ रही है? पर जैसे ही मम्मी पापा घर के अंदर, अब वापस से टेबल कुर्सी पर, है ना? तो कैटायन फ्रैंकली कब मूव कर सकता है? जब उसके पास आसपास अवेलेबल स्पेस क्या हो? ज्यादा हो। एम्प्टी स्पेस क्या हो? ज्यादा हो। तो एम्प्टी स्पेस कहां पे ज्यादा दिखाई दे रहा है? इसमें नजर आ रहा है। मतलब यहां से 2 चीजें समझ में आ रही है। फ्रैंकल डिफेक्ट कहां पर दिखाई देगा? जहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? कम। फ्रैंकल डिफेक्ट कहां पर दिखाई देगा? जहां पे रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन इज लो होगा, है ना? तो मैं कह सकता हूं रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन क्या होना चाहिए? लेस देन 1 होना चाहिए। वेरी वेरी लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो फ्रैंकल डिफेक्ट वहां दिखाई देगा जहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? कम होगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें
तो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्रिस्टल की डेंसिटी बढ़ेगी या घटेगी? सेम रहेगी। भाई जो कैटायन है वो अभी भी तो क्रिस्टल में ही घूम रहा है ना, तो क्या क्रिस्टल का मास चेंज होगा? नहीं। क्रिस्टल का वॉल्यूम चेंज होगा? नहीं। तो मैं कह सकता हूं क्रिस्टल डेंसिटी रिमेन्स सेम या क्रिस्टल डेंसिटी इज कांस्टेंट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी या नहीं होगी? है? होगी या नहीं होगी? होगी। भाई जब जब आयंस का मूवमेंट होगा, जब जब आयंस का फ्लो होगा, तब तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, है ना? तो मैं कह सकता हूं कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब ज्यादा होगी या कम होगी वो अलग बात है, पर हाँ इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट होगी। ठीक है। अच्छा यहां पर अगर अपन बात करें तो मुझे एक बात बताओ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ेगा या घटेगा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किस बात पे डिपेंड करता है? पोलैरिटी पे। लास्ट क्लास में बताया था। अब अगर पोलैरिटी बढ़ेगी तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ेगा। अब सपोज करो कैटायन की पोजीशन ये है ना, जो उसकी आइडियल पोजीशन है, आइडियल क्रिस्टल में कैटायन की पोजीशन ये है। अब फ्रैंकल डिफेक्ट में कभी भी कैटायन जहां पर होना चाहिए वहां नहीं होगा, है ना? मतलब कैटायन अपनी पोजीशन छोड़कर कहीं और क्रिस्टल में कहीं और दूर जाके बैठ गया। अब आप मुझे बताओ, वहां पर जहां से वो आया है वहां पर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, जहां पर वो गया है वहां पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो कह सकता हूं इस एरिया में पोलैरिटी बढ़ जाएगी, उस एरिया में पोलैरिटी बढ़ जाएगी, इस एरिया में पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, उस एरिया में नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। पोलैरिटी बढ़ रही है मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ेगा। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट का एक कॉमन एग्जांपल है एजीबीआर। एजीबीआर दोनों डिफेक्ट शो करेगा, दोनों डिफेक्ट। और ये एक बार नेट में पूछा जा चुका है और रिसेंटली कोविड के टाइम में ही पूछा गया था ये। ठीक है, तो फटाफट ये कॉपी करो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मतलब नेक्स्ट डिफेक्ट है। देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था डिफेक्ट तीन टाइप के होते हैं, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट दो टाइप के होते हैं, एक शॉर्ट की, दूसरा फ्रैंकल। ठीक है, अब अपन बात करेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट की। ठीक है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट में होता क्या है इसको समझना है। यहां पर ये एक परफेक्ट क्रिस्टल है। किसका क्रिस्टल है ये? NaCl का क्रिस्टल है ये, परफेक्ट NaCl का क्रिस्टल है। अब मैंने क्या करा यहां पर, बाहर से इंप्योरिटीज ऐड कर दी, बाहर से मैंने क्या कर दी? इंप्योरिटीज ऐड कर दी। अब यहां पर ध्यान से देखना, जब भी अपन किसी भी परफेक्ट क्रिस्टल में बाहर से इंप्योरिटीज ऐड करते हैं तो होता क्या है कि ये जो इंप्योरिटी वाला सब्सटेंस है इसको बोलते हैं अपन डोप्ड सब्सटेंस। ये जो डोप्ड सब्सटेंस है इसमें जो कैटायन होगा, ये कैटायन क्या करेगा? क्रिस्टल में मौजूद कैटायन को हटाएगा और उसकी जगह खुद बैठ जाएगा। डोप्ड सब्सटेंस में जो एनायन होगा वो क्या करेगा? क्रिस्टल में मौजूद एनायन को हटाएगा और खुद जाके बैठ जाएगा। ठीक है, तो जब भी अपन बाहर से इंप्योरिटीज ऐड कराते हैं तो इंप्योरिटी वाले सब्सटेंस में जो कैटायन होता है वो क्रिस्टल में मौजूद कैटायन को रिप्लेस कर देता है। डोप्ड सब्सटेंस में, या मैं कह दूं इंप्योरिटी वाले सब्सटेंस में, जो एनायन होता है वो क्रिस्टल में मौजूद एनायन को क्या कर देता है? रिप्लेस कर देता है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इस क्रिस्टल की अगर अपन बात करें, क्रिस्टल किसका है? NaCl का। मतलब कह सकता हूं एक Na+ कितने Cl- के साथ जुड़ा होगा? एक Cl- के साथ जुड़ा होगा। ये बात समझ में आती है?
मतलब मैं कह सकता हूं एक Na+ को एक Cl- चाहिए, तो दो Na+ को कितने चाहिए? दो Cl-। अब मान लो मैंने यहां पर इंप्योरिटीज ऐड करी है SrCl2 की, SrCl2 की मैंने क्या कर दी? इंप्योरिटीज ऐड कर दी, ठीक है। अब अगर इस SrCl2 की बात करूं मैं, तो इसको ब्रेक करूंगा तो क्या मिलेगा? Sr+2 + 2Cl-। मतलब मैं कह सकता हूं इसके फॉर्मूले को देखकर कि एक Sr को कितने Cl चाहिए? दो। अब जब मैंने यहां पर इसकी इंप्योरिटीज इस परफेक्ट क्रिस्टल में ऐड करी, तो हुआ क्या कि यहां पर इस इंप्योरिटी वाले सब्सटेंस में जो कैटायन है वो क्या करेगा? क्रिस्टल में मौजूद कैटायन को हटाएगा और उसकी जगह खुद बैठ जाएगा। अब एक Sr को कितने Cl चाहिए? दो। तो दो Cl के लिए यहां पर कितने Na को बाहर निकलना पड़ेगा? दो Na को बाहर निकलना पड़ेगा, तभी तो जाके यहां पर दो फ्री Cl- होंगे, तभी जाके यहां पर एक Sr+2 आ पाएगा। तो कैटायन ने क्या करा? कैटायन को रिप्लेस करा। अब आप मुझे बताओ यहां पर अगर एनायन एनायन को रिप्लेस करे या ना करे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एनायन क्या है? सेम ही है। ये बात समझ में आ रही है? अब एक बात मुझे बताओ, एक Sr ऐड हुआ तो कैटायन की वैकेंसीज कितनी आई? एक। दो Sr ऐड होंगे तो कैटायनिक वैकेंसीज कितनी आएंगी? दो। पांच Sr ऐड करेंगे तो पांच कैटायनिक वैकेंसीज आएगी। और अगर मैं ऐसे कह दूं मैंने Na-Sr+2 आयंस ऐड कर लिए, तो यहां पर कितनी वैकेंसीज आएगी? Na वैकेंसीज आएगी। मतलब मैं कह सकता हूं नंबर ऑफ आयंस ऑफ Sr+2 प्रेजेंट इन क्रिस्टल इज इक्वल टू नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसीज। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? इसे बोलते हैं इंप्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है। इंप्योरिटी डिफेक्ट में फोर्थ लाइन दे रखी है, द से शुरू हो रहा है सेंटेंस, उसको अंडरलाइन कर लेना। फोर्थ लाइन में द से सेंटेंस शुरू हो रहा है। The cationic vacancies thus produced are equal in number to that of Sr+2 ions। मतलब Sr+2 जितने भी ऐड होंगे क्रिस्टल में, ये किसके बराबर होंगे? कैटायनिक वैकेंसीज के बराबर होंगे, ठीक है। इस केस में बता रहे हैं ना अपन, Sr+2 की बात कर रहे हैं यहां पर, इसलिए मैंने Sr+2 लिखा हुआ है। देखो सेंटेंस में भी Sr+2 लिखा हुआ है, जितने भी Sr+2 आएंगे उतनी ही कैटायनिक वैकेंसीज आएंगी। फिर Al+3 की अगर बात करें, अगर ऐसा कोई डिफेक्ट होता तो मैं कह सकता था जितने भी Al+3 आएंगे उसकी दुगुना मुझे कैटायनिक वैकेंसीज नजर आएंगी, ठीक है। ये था इंप्योरिटी डिफेक्ट। नेक्स्ट अगर अपन बात करें नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, देखो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की अगर मैं बात करूं, एक बहुत सिंपल सी चीज बता देता हूं मैं आपको यहां पर। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को आप जितना पढ़ोगे उतना भूलोगे और कभी याद भी नहीं होगा। ये आज याद करोगे, 2 दिन में भूल जाओगे, है ना? ये बिल्कुल श्योर शॉट है। अब बस थोड़ा सा दिमाग लगाओगे और स्मार्ट वर्क करोगे ना, तो कभी इसको याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, कभी भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब स्मार्ट वर्क कैसे करना है समझना। देखो एक चीज मैं हमेशा बोलता हूं, अगर एग्जामिनर को कुछ पूछना है तो देना पड़ेगा, और अगर एक बार दे दिया तो आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही वो देगा आप समझ जाओगे कि उसने क्या दिया है, और जैसे ही वो देगा आपको पता पड़ जाएगा कि उसको इन रिटर्न। बात समझ में आ रही है? वही कॉन्सेप्ट लगाना है यहां पर। अगर ये कॉन्सेप्ट यहां पर लगा लोगे, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट याद रखने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर एग्जामिनर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में कुछ पूछेगा तो नाम लेगा, और एक बार नाम ले लिया तो आपको पता है क्या करना है। सुनना देखना कैसे, इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा खत्म हो जाएगा डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की बात करूं तो इसमें कुल मिलाकर 3 डिफेक्ट होते हैं। पहला डिफेक्ट है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज, दूसरा है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायन, और तीसरा है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। एक एक करके अपन सब देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मॉड्यूल को मत देखो, वहां पे लैंग्वेज ही लिखी हुई और कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज।
अब इसको समझना, याद करो आपको इंग्लिश आती है, आप इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हो, अगर एग्जामिनर इसके बारे में कुछ पूछना चाहता है तो नाम तो लेगा ही लेगा। अब मुझे एक बात बताओ, इस लाइन का मतलब क्या है? मेटल एक्सेस में है। अब मेटल एक्सेस में आए कैसे? क्योंकि एनायंस की क्या है, वैकेंसीज हैं। एनायंस की क्या है, वैकेंसीज हैं। अगर इस लाइन का मतलब निकालूं तो एनायन की वैकेंसी अगर मेटल एक्सेस में, बस ये डिफेक्ट है और कुछ नहीं है, मजाक नहीं कर रहा हूं। और अगर आप मेरे से क्वेश्चन पूछो सर यहां पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन ही नहीं हो रही है, डिस्टर्ब हो गई, तो ठीक है यार, इलेक्ट्रॉन रख दो यहां पे, हो गई इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन, बस ये डिफेक्ट और कुछ भी नहीं है। नाम से यही पता पड़ रहा है ना, मतलब भी यही है। मेटल एक्सेस में कैसे है? क्योंकि एनायंस की क्या है, वैकेंसीज। एनायन हटा दो, मेटल अपने आप एक्सेस में आ गए। अब देखो Na ज्यादा है यहां पर अब Cl के कंपैरिजन में। अब अगर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की बात करनी है तो इलेक्ट्रॉन रख दो, क्या फर्क पड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन तो कहीं भी मिल जाते हैं, रख दो। अब अगर इसको मैं समझाऊं पूरा, मतलब तो यही है, अब मैं इसको समझाऊं तो समझेंगे कैसे इसको समझना। याद करो मैंने आपको बताया था, डिफेक्ट जो आते हैं क्रिस्टल में दो मेन रीजन के कारण आते हैं, एक तो थर्मल स्ट्रेसेस और दूसरा एडिशन ऑफ इंप्योरिटीज। एडिशन ऑफ इंप्योरिटीज तो पढ़ लिया अपन ने, यहां पर किसके कारण आएगा, थर्मल स्ट्रेसेस, मतलब यहां पर अपन ने क्या करा है, टेम्परेचर बढ़ाया है। अब टेम्परेचर जब अपन बढ़ाएंगे, इस क्रिस्टल का मैंने क्या कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया। ये क्या है, मेटल हैलाइड है, NaCl। मेटल हैलाइड कौन कौन से होते हैं, NaCl, KCl, है ना, ये क्या है, मेटल हैलाइड्स हैं। तो जब आप किसी मेटल हैलाइड को इसी के मेटल के वेपर्स के प्रेजेंस में हीट करोगे, मेटल कौन है यहां पर, Na, तो Na के वेपर्स के प्रेजेंस में इसको हीट करोगे, ये क्या है, Na वेपर्स हैं, सोडियम वेपर्स हैं। Na के वेपर्स के प्रेजेंस में इसको हीट करोगे तो ये जाके ये डिफेक्ट अराइज होगा। अब सुनना इसको कैसे होता, कैसे है। ये जो Cl माइनस Cl माइनस आपको बताया गया होगा, इनऑर्गेनिक में बहुत चंचल टाइप की होती है ये, है ना, मनचली होती है ये, नटखट होती है, चंचल होती है, मनचली होती है। इसका जब भी मन करता है उसी के साथ चल पड़ती है ये, इसलिए मनचली होती है। अब देखो यहां पर ये Cl माइनस है ना, ये अभी किसके साथ अटैच्ड है, Na प्लस के साथ अटैच्ड है। पर जैसे ही इस क्रिस्टल को आपने हीट करा, टेम्परेचर बढ़ाया, और टेम्परेचर कैसे बढ़ा रहे हो, आप इसको क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो इसी के वेपर्स के प्रेजेंस में, मतलब सोडियम वेपर्स के प्रेजेंस में। तो जैसे ही Cl माइनस ने फ्रेश सोडियम को देखा, ये फ्रेश है, देखो ये तो खराब हो चुका है, प्लस आ गया इस पे, ये बिल्कुल फ्रेश है, तो ये तो क्या है, मनचली है। जैसे ही इसने इसको देखा, तो जब आप सोडियम के वेपर्स में इसको हीट कर रहे हो तो होगा कि ये जो सोडियम है, सोडियम वेपर्स हैं, ये इस क्रिस्टल के ऊपर क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे, या मैं कह दूं डिफ्यूज हो जाएंगे। तो Cl माइनस ने किसको देखा, इसको देखा, है ना। अब Cl माइनस क्या चाहती है, इसको छोड़ना चाहती है। अरे एक्चुअल में यही होता है, ये इसको छोड़ना चाहती है पर छोड़ नहीं सकती, क्योंकि इसने कुछ दे रखा है इसको। क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉन दे रखा है। क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉन दे रखा है। अब ये इसको कह रही है कि तुम्हें अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दो तो मैं तुम्हारे साथ चल पड़ूं। तो यही होता है, ये सोडियम क्या करता है, सोडियम वेपर्स है ना, इसमें जो सोडियम है ये क्या करते हैं, इसको दे देते हैं और ये निकल पड़ती है। अब ये निकली तो इसने क्या दिया, इलेक्ट्रॉन दिया, ये आ गया इलेक्ट्रॉन। यही तो था, कुछ और बोला था क्या मैंने, यही होता है। तो यहां पर क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। ये जो सोडियम है ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन देगा, और वो इलेक्ट्रॉन इसकी पोजीशन पे जाके क्या हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा। और इस पोजीशन को अपन बोलते हैं एफ सेंटर। क्या बोलते हैं, एफ सेंटर। ठीक है, अब इसका यूज समझना है यहां पर। एफ सेंटर की मदद से होता क्या है, ये जो NaCl का क्रिस्टल है ये येलो कलर इंपार्ट करता है। आपने कहीं सुना होगा NaCl क्रिस्टल जो होता है वो येलो कलर इंपार्ट करता है, KCl वायलेट कलर करता है, और LiCl पिंक कलर करता है। ऐसा क्यों होता है, जब इस क्रिस्टल को आप एनर्जी प्रोवाइड कराओगे, जब आप यहां पर इस क्रिस्टल में एनर्जी प्रोवाइड कराओगे तो क्या करेगा, ये एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट क्या करेगा, पहले तो एनर्जी लेगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा। एनर्जी लेने पर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा। जब ये एक्साइटेड स्टेट से वापस से ग्राउंड स्टेट पर आएगा तो क्या करेगा, ये कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की
लाइट एमिट करेगा, और जिसके कारण ये जो क्रिस्टल है ये येलो कलर का नजर आएगा। कौन से कलर का नजर आएगा? येलो कलर का नजर आएगा। ऐसे ही केसीएल नजर आएगा वायलेट कलर का। ठीक है, तो ये जो एफ सेंटर है, यहां पर कौन मौजूद है? इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और इस इलेक्ट्रॉन के कारण ये क्रिस्टल क्या करता है? कलर इंपार्ट करता है। ये बात समझ में आ रही है? अब एक काम करो, इस डायग्राम को कहीं बनाओ। कहां पे बनाओगे? या तो मॉड्यूल में बनाओ, मॉड्यूल में बहुत छोटी सी जगह पड़ी है, वहां पर बना सकते हो तो बना दो, ताकि सारी चीजें एक जगह ही मिल जाए आपको, है ना। पेज नंबर बनाना पड़ेगा आपको, पेज नंबर 24 पे, 24, है ना। 3 डायग्राम बनाएंगे अपन, हर एक का एक डायग्राम, है ना। बनाना बन जाएगा कहीं भी। ठीक है, बना लिया। नेक्स्ट डिफेक्ट पढ़ेंगे। हाँ, मेटल एक्सेस, नेक्स्ट है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंडस्ट्रियल कैटायन। फटाफट लिखो। बना लिया। इंटरस्टिशियल कैटायन। अब इधर देखो, इंग्लिश समझ में आ रही होगी। डिफेक्ट का नाम क्या है? मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायन। मतलब मेटल कहां पर है? एक्सेस में है। अब मेटल एक्सेस में आया कैसे? कैटायन कहां पर मौजूद है? इंटरस्टिशियल साइट्स पर मौजूद है। इंटरस्टिशियल साइट मतलब वॉइड्स। वॉइड्स का दूसरा नाम क्या होता है? होल्स, वेकेंट स्पेसेस, इंटरस्टाइसेस, इंटरस्टिशियल साइट्स। ठीक है, मतलब जो एक्स्ट्रा कैटायन है वो कहां पर मौजूद है? इंटरस्टिशियल साइट्स पर मौजूद है। अब इंटरस्टिशियल साइट मतलब ये वॉइड्स हो गए, ये हो गया ए प्लस। अब आप कहोगे सर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं हो रही है। कोई बात नहीं, ये लो इलेक्ट्रॉन लगा दिया, खत्म, हो गई। आई बात समझ में? मतलब तो यही है, यही होता है। अब इसको समझते हैं, कैसे समझना है। होता क्या है, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। यहां पर ऑल दो मैंने जो कैटायन और एनायन पे चार्ज लिया है वो +1 और -1 लिया है। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन ZnO का। ZnO क्रिस्टल जो होगा वहां पर Zn+2 और O-2 में मौजूद होगा ये। ठीक है, अब डिफेक्ट कब अराइज होगा? जब अपन क्या करेंगे? क्रिस्टल को हीट करेंगे, है ना। अब अपन हीट करेंगे इसको, तो क्या होगा? Zn+2, साथ ही साथ जो ऑक्सीजन है वो ½ O2 के टर्म्स में क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा, और क्या रह जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। अब हुआ क्या है, जैसे ही मैंने इसको हीट करा, जैसे ही मैं इस क्रिस्टल को क्या करूंगा? हीट करूंगा, तो हीट करने से क्या होगा? इसका मन बदल जाएगा, और जैसे इसका मन बदला ये उड़ जाएगी। ये क्या हो गई? उड़ गई। अब ये तो उड़ गई, और किसको छोड़ गई? इसको अकेला छोड़ गई। साथ ही साथ इसने 2 दिए थे, वो भी छोड़ गई। वो भी क्रिस्टल में छोड़ गई, और ये तोड़ गई। अब इसको अकेला छोड़ गई, ये इसको ढूंढ रहा कहां निकल गई। ये अपनी पोजीशन छोड़कर किसी दूसरी यूनिट सेल से, ये अपनी पोजीशन छोड़कर दर दर भटक रहा है दूसरी यूनिट सेल में, और फाइनली जाके कहां पर मिलेगा? एक दूसरी यूनिट सेल के इंटरस्टिशियल साइट पे पड़ा मिलेगा। और यहां पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन साथ साथ इसके चलता रहेगा। भाई ये तो इसी के थे ना, पीछे पीछे चल रहे हैं।
यही होता है, अल्टीमेटली होता यही है। टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाऊंगा, ये जो O-2 है ये क्या करेगी, O2 में कन्वर्ट हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन छोड़ देगी, O2 में कन्वर्ट होगी, उड़ जाएगी। साथ ही साथ टेम्परेचर बढ़ाने पे ये तो O2 में कन्वर्ट हुई, जिंक को भी तो एनर्जी मिली होगी, जिंक की भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी होगी। तो जिंक ने क्या करा, ये उड़ा तो नहीं पर अपनी पोजीशन छोड़कर निकल पड़ा, क्योंकि अपन को पता है टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेंगी तो वाइब्रेशनल मोशंस बढ़ेंगे। तो जिंक ने क्या करा, अपनी पोजीशन छोड़ी और वो अपनी पोजीशन छोड़कर निकल गया, ठीक है। साथ ही साथ O2 ने क्या करा, वो उड़ गई। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, जब भी डिफेक्ट अराइज होगा तो दो पॉसिबिलिटी होगी, या तो पार्टिकल अपनी पोजीशन छोड़कर बाहर निकल जाएगा, या पार्टिकल अपनी पोजीशन छोड़कर कहीं और निकल जाएगा पर क्रिस्टल में ही रहेगा। तो यहां पर ऑक्सीजन ने तो क्या करा, अपनी पोजीशन छोड़कर वो तो क्रिस्टल के बाहर निकल गया, पर जिंक ने क्या करा, अपनी पोजीशन छोड़कर क्रिस्टल में ही रहा पर दूसरी यूनिट सेल में जाके बैठ गया। ये बात समझ में आ रही है? तो समझ में भी आ रहा होगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस में कैसे आए, क्योंकि इंटरस्टिशियल साइट्स पर कैटायन मौजूद है। ये बात समझ में आ रही है? फटाफट डायग्राम बना दो, ये रिएक्शन तो लिखी हुई होगी है ना, बस ये डायग्राम बना देना। हाँ क्या कह रहे हो, कैसे भी दे दो आप, कैसे भी दे दो, क्रिस्टल है पूरा, पूरा क्रिस्टल है, हीट कर दो आप कैसे भी। हाँ लास्ट है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, डायग्राम सब बना लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाइए। अच्छा इधर देखो, इधर देखना, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट नाम से समझ में आ रहा होगा कि मेटल कहां पर होगा, डेफिशिएंसी में होगा, मेटल कम मात्रा में मौजूद है। अब ये कम मात्रा में कैसे हुआ समझना है इस चीज को। Fe के बारे में आपने सुना होगा, फेरस भी बनाता है, फेरिक भी बनाता है, +2 में भी होता है, +3 में भी होता है। जनरली अगर अपन बात करें तो अपन FeO लिखते हैं, है ना। ये क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड, ये आपको पता है। जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है उसको जनरली अपन बोलते हैं अस, और जो हायर होता है वो इक फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपन तो क्या बोलते हैं, FeO ही बोलते हैं, है ना। ये परफेक्ट क्रिस्टल है। जब भी अपन रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराते हैं, जब भी अपन फेरस ऑक्साइड की बात करते हैं तो हमेशा अपन FeO ही लिखते हैं। पर नेचर में बात करें तो नेचर में ये मिलता है अपन को Fe 0.93O से लेकर Fe 0.96O तक, और जनरली मिलता है Fe 0.95O। मतलब यहां पर डिफेक्ट है, यहां पर क्या है, डिफेक्ट है। अब आप खुद सोचो, अगर FeO की बात करूं, ये परफेक्ट क्रिस्टल है, आयरन कितना 1, ऑक्सीजन कितना 1, 1:1। अब आप मुझे यहां पर बताओ, अगर मैं Fe 0.93O से लेकर Fe 0.96O की बात करूं तो ऑक्सीजन तो 1 ही है, पर आप मुझे बताओ क्या मेटल 1 है, उससे कम है, इसलिए बोला गया है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहां तक। अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर Fe होना कितना चाहिए था, 1, पर उससे कम है, 0.93 है, 0.94 है, 0.95 है, 0.96 है। ऐसा क्यों हुआ,
क्योंकि मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, Fe 0.95 हो, जनरली ये मिलता है। यहां पर जो Fe है ये Fe+2 में भी मौजूद है और Fe+3 में भी मौजूद है, इसलिए ऐसा नजर आ रहा है। यहां पर सारे के सारे Fe के जो एटम्स हैं, आयंस हैं, वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है, इसलिए ऐसा नजर आ रहा है। डिफेक्ट है क्रिस्टल में, इसलिए ऐसा नजर आ रहा है। पर जब भी अपन रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराते हैं या जब भी अपन बात करते हैं तो हमेशा अपन FeO ही लिखते हैं। अपन मान के चलते हैं परफेक्ट क्रिस्टल है और Fe के सभी आयंस का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 है। अब ये डिफेक्ट अराइज कैसे होता है इसको समझना। यहां पर देखो, ए को मान लो Fe, बी को मान लो ऑक्सीजन, ठीक है। अब मैंने A+2 हटाया, A+2 हटाया, है ना, एक A+2 हटाया, एक और A+2 हटाया, तो मुझे बताओ कुल मिलाकर कितने पॉजिटिव चार्ज कम हो गए? +4 क्या हो गया? कम हो गया, है ना। मैंने एक और A+2 हटा दिया, कितने कम हो गए? +6 कम हो गए। अब इन तीन जगह A+3, A+3, तीन में से दो जगह मैंने क्या रख दिए? A+3, A+3। मुझे बताओ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या बराबर है? क्या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है पूरा क्रिस्टल? पर क्या मेटल की डेफिशिएंसी आ गई? नंबर्स में बात करें तो मेटल की डेफिशिएंसी आ गई। ये बात समझ में आ रही है? इसे बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, और यही चीज यहां पर दिखाई देती है। Fe का नंबर कितना होना चाहिए था? 1 होना चाहिए था, पर 1 से कम हो गया क्योंकि हायर ऑक्सीडेशन वाला आयरन मौजूद है क्रिस्टल में। क्लियर है बात सभी को? ठीक है, एक काम करो, एक्सरसाइज नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 34 सॉल्व करो। एक्सरसाइज नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 34, फटाफट करिए सॉल्व। और ये डायग्राम भी बना देना मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट का। पहले क्वेश्चन सॉल्व करो। आ रहे हैं आंसर? चीटिंग तो नहीं करी? तो क्या आ रहा है क्वेश्चन में? क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है Sr+2 आयंस का कंसंट्रेशन कितना है, या मैं इसके मोल्स की बात कर दूं, मोल्स का कितना दे रखा है आपको? 10⁻⁻⁴ मोल परसेंट गिवन है। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 10⁻⁻6 मोल? 100 से डिवाइड करूंगा क्योंकि परसेंटेज दे रखा है, तो 10⁻⁻6 मोल हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? मतलब Sr+2 के कितने आयंस हैं? इतने मोल। तो वैकेंसी भी कितनी होगी? इतनी मोल वैकेंसी होगी। मतलब कह सकता हूं कैटायनिक वैकेंसीज 10⁻⁻6 मोल हो जाएगी। अब यहां पर जो वैकेंसीज दे रखी है वो नंबर में दे रखी है, मोल में नहीं दे रखी, तो इसको नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 10⁻⁻6 इंटू Na, तो ये आ जाएगा 6.02 इंटू 10⁻17 वैकेंसीज। बात समझ में आ रही है? क्लियर है सभी को? ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखना। क्या?
एक क्वेश्चन और लिखेंगे। Analysis shows that analysis shows that nickel oxide has the formula. Analysis shows that nickel oxide has the formula Ni 0.980. Analysis shows that nickel oxide has the formula Ni 0.980. Nickel oxide has the formula Ni 0.980. Full stop. What fraction of nickel exists in what fraction of nickel exists in Ni plus 2? What fraction of nickel exists in Ni plus 2? Full stop. Assuming nickel in Ni plus 2 and Ni plus 3 state. Assuming nickel in Ni plus 2 and Ni plus 3 state. करो solve. कितना आ रहा है आंसर? समझ में आ रहा है क्वेश्चन? अभी तक देख लो एक बार। बहुत सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, छोटा सा तरीका बता रहा हूं, देखना है यहां पर। एक तो आप मेथड अप्लाई कर सकते हो जो आपने याद करो, एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में, है ना? एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला, उससे सॉल्व कर सकते हो पहली चीज, है ना? एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हो, वो मैं आपको बता देता हूँ, है ना? वो बहुत लंबा मेथड हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डिफेक्ट तो समझ में आ गया होगा आपको कि ये 0.98 क्यों लिखा हुआ है ना? ये सारी चीजें जो थ्योरी है वो समझ में आ गई होगी आपको। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो निकल ऑक्साइड है यहां पर Ni+2 में भी मौजूद है और Ni+3 में भी मौजूद है, बट नेचुरल सी बात है, समझ में आती है, क्योंकि +2 में ही होता तो NiO हो जाता, मतलब +3 भी मौजूद होगा, ठीक है? अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये पता लगाना है कि Ni+2 का कितना फ्रैक्शन मौजूद है, Ni+2 का कितना फ्रैक्शन मौजूद है, ठीक है? तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो निकल कितना है 0.98, टोटल निकल कितना है 0.98, टोटल ऑक्सीजन कितना है 1, है ना? और मुझे एक चीज पता है कि जो क्रिस्टल है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, जो क्रिस्टल है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। मैं यहां पर चार्ज बैलेंस से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, चार्ज बैलेंस से, ठीक है? मुझे एक बात बताओ, टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होगा? -2 होगा, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा? +2। ये बात समझ में आती है? और टोटल निकल कितने हैं? 0.98। तो मैं मान लेता हूं Ni+2 है x, तो ये हो जाएगा 0.98 - x, बोल सकता हूं ऐसे। तो यहां से पॉजिटिव चार्ज कितना मिलेगा? 2x, भाई इतना ही मिलेगा। और यहां से पॉजिटिव चार्ज कितना मिलेगा? 0.98 - x इंटू 3, मतलब मैं कह सकता हूं टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा? 2x प्लस 0.98 - x इंटू 3, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? 2 के बराबर।
इस एक्सप्रेशन में किसी को दिक्कत है तो बोलो, क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज के बराबर होगा? टोटल नेगेटिव चार्ज -2 है, ऑक्सीजन एक ही है और एक ऑक्सीजन पे -2, तो निकिल के कारण पॉजिटिव चार्ज कितना होगा? +2। टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव के बराबर है, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो मैंने इसलिए 2 के बराबर कर दिया, क्योंकि जितना भी पॉजिटिव चार्ज मुझे Na+2 से मिलेगा और Na+3 से मिलेगा, ये किसके बराबर होगा? 2 के बराबर होगा। x की वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा 2x + 2.94 - 3x = 2। 0.94 x = 0.94। अब क्या मुझे x निकालना था? नहीं, मुझे तो फ्रैक्शन निकालना है। और फ्रैक्शन कैसे निकालूंगा? Na+2 कितना है डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल कितना है? 0.98। मतलब मैं कह सकता हूं फ्रैक्शन ऑफ Na+2 कितना हो जाएगा? 0.94 डिवाइडेड बाय टोटल 0.98 इंटू 100, यह आ जाएगा 96%। इतना भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 0.94 है, ये टोटल कितना है? 0.98। ठीक है, तो परसेंटेज जो होगी वो 0.94 से तो ज्यादा ही होगी। ये चीज समझ में आती है ना? ये इतना भी नहीं समझ में आता तो ये तो समझ लो कि 94% के आसपास ही होगी परसेंटेज। 100 है, लगभग 100 ही है, तो 94% के आसपास ही होगी। एक ही ऑप्शन नजर आएगा। ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन दे रखा है आपके एक्सरसाइज नंबर 3 में, मिलता जुलता क्या, पूरा एग्जैक्ट क्वेश्चन है, फालतू मैंने लिखवा दिया। नहीं यार, मैंने एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 20 देखो, एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 20। अब आप खुद एक बार देख लो ऑप्शन कितने दूर है, इतना भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पे आंसर आ जाएगा। एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 20, ऑप्शन देख लो कितने दूर है, दूर है ना, फटाफट आंसर आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? ठीक है, अपन ने यहां पर परसेंटेज में निकालना है, फ्रैक्शन निकाले तो अपन कह सकते हैं फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 0.96। कॉपी करो फटाफट इसको। एक और ऐसा क्वेश्चन दे रखा है आपके मॉड्यूल में, वो आप करना खुद। हाँ ठीक है, नेक्स्ट यहां पर सिर्फ 2 छोटे छोटे टॉपिक रह गए हैं। एक तो स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड देख लेते हैं। डायमंड के स्ट्रक्चर की बात करें तो डायमंड का स्ट्रक्चर कैसे होता है इसको समझना। लिख लिया? फटाफट लिखिए। लिख लिया? अब यहां पर एक छोटी सा पॉइंट अपन और ऐड करेंगे, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। देखो स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड कैसे होता है समझना इसको। जो डायमंड का स्ट्रक्चर होता है, जो डायमंड का स्ट्रक्चर होता है वो होता है सीसीपी ज्योमेट्री। सीसीपी ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है? कार्बन एटम्स कहां पर होंगे? 8 कॉर्नर पर और 6 के 6 फेस सेंटर पर। साथ ही साथ मुझे एक बात बताओ, सीसीपी ज्योमेट्री मतलब एफसीसी यूनिट सेल कौन कौन से वर्ड मिलेंगे? ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल, है ना। अब यहां पर बात करें तो यहां पर 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स भी ऑक्यूपाइड रहते हैं। मतलब सीसीपी ज्योमेट्री तो है ही, साथ ही साथ 50%
टेट्राहेड्रल वॉइड्स भी ऑक्यूपाइड है। अब आप मुझे बताओ, अगर 50% टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाइड है तो कैसे ऑक्यूपाई करेंगे? ऑल्टरनेट पोजीशन पे, मतलब दो होंगे यहां पे तो दो होंगे वहां पे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो मतलब मैं कह सकता हूं एटम्स यहां पर कौन से होंगे डायमंड के स्ट्रक्चर में? कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स ने क्या ऑक्यूपाई कर रखे हैं? 8 कॉर्नर, 6 के 6 फेस सेंटर और अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, मुझे एक बात बताओ, टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने हो जाएंगे? एफसीसी के कारण 4 और अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड 4, तो कुल मिलाकर कितने हो गए? तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? मुझे यहां पर एक और चीज फाइंड करनी है, ए और आर का रिलेशन। ए और आर का रिलेशन मुझे क्या बता सकते हो? टेट्राहेड्रल वॉइड का डिस्टेंस कॉर्नर से कितना होगा? तो मुझे ए और आर का रिलेशन भी बता दो, अगर आप इतना बता सकते हो तो। क्या हो जाएगा रिलेशन? √3a/4 इज इक्वल टू 2r। यही होगा? सुनना ध्यान से, कॉर्नर से टेट्राहेड्रल वॉइड का डिस्टेंस कितना होता है? √3a/4। और मुझे पता है अल्टरनेट टेट्राहेड्रल होल्स जो हैं वो ऑक्यूपाइड है। मुझे ये नहीं पता ये कॉर्नर इस कॉर्नर को टच कर रहा है या नहीं कर रहा है। मुझे ये भी नहीं पता ये कॉर्नर इस फेस सेंटर को टच कर रहा है या नहीं कर रहा है। पर मुझे ये शॉर्ट पता है कि ये जो होल बना है ये एटम्स के कारण ही बना है, और उसमें से एक एटम कौन सा होगा? ये कॉर्नर वाला एटम होगा। मतलब ये कॉर्नर एटम और ये टेट्राहेड्रल होल आपस में एक दूसरे को टच तो करेंगे ही करेंगे। ये बात समझ में आती है? ठीक है, तो कॉर्नर से टेट्राहेड्रल वॉइड का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? √3a/4। और इसमें कितने आर आ गए? कॉर्नर के कारण एक आर और टेट्राहेड्रल वॉइड के कारण एक और आर, 2r। मतलब कह सकते हैं √3a/4 इज इक्वल टू 2r। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी की। और पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला पता है? पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन अ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो एक एटम कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? 4/3πr³। ऐसे कितने एटम है यूनिट सेल में? 8 डिवाइडेड बाय a³। जब इसको सॉल्व करोगे, ए और आर का रिलेशन पता है, यहां से यहां पर रखना। जब इसको सॉल्व करोगे आएगा 34%। 34, इतना कम, जबकि यहां तो टेट्राहेड्रल होल भी ऑक्यूपाइड है। एक और चीज समझ में आती है, पैकिंग एफिशिएंसी कम है पर हार्डेस्ट मटेरियल है ये। मतलब पैकिंग एफिशिएंसी और हार्डेस्ट मटेरियल का कोई रिलेशन नहीं है। ये तो कह ही सकते हैं, है ना? पैकिंग एफिशिएंसी और मटेरियल के हार्डनेस और सॉफ्टनेस का कोई रिलेशन नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये सबसे बड़ा डाउट है कि पैकिंग एफिशिएंसी इतनी कम कैसे? कोई बता सकता है तो बताओ। हाँ, कैसे पता चला फेस सेंटर को टच नहीं कर रहा? क्यों नहीं टच कर रहे हैं? तो क्या हो गया? ऐसे कैसे भर गया? छोटे छोटे हैं बल्कि यहां पर तो पैकिंग एफिशिएंसी 74 से भी ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सीसी भी तो भरा हुआ है, साथ ही साथ वॉइड भी भरे हुए। तो 34 कैसे? अब सुनना ध्यान से, कार्बन एटम है या कोई एनायन और कोई कैटायन नहीं है। इमेजिन करो, अब यहां पर छोटे छोटे पार्टिकल आने चाहिए थे, पर उसी साइज का कार्बन एटम इस वॉइड में डाल दिया तो पूरा स्ट्रक्चर खुल जाएगा। समझ में आया नहीं आया? नहीं आया? टेट्राहेड्रल वॉइड पे कौन जाता है? कैटायन जाएगा। कैटायन छोटे, पर इस स्ट्रक्चर की बात करें तो इस स्ट्रक्चर में सारे के सारे कार्बन एटम्स हैं और सेम साइज है सबकी।
अब अगर आप टेट्राहेड्रल वॉइड में कार्बन को डालोगे तो क्या आसानी से आएगा? फोर्सफुली डालना पड़ेगा, और फोर्सफुली डालोगे ये पूरा स्ट्रक्चर खुल जाएगा। इसलिए पैकिंग एफिशिएंसी बहुत कम आ रही है। इसलिए मैंने रिलेशन कॉर्नर और फेस सेंटर का नहीं निकाला। बात समझ में आ रही है? पूरा स्ट्रक्चर ऐसे खुल चुका है, क्योंकि वॉइड में छोटे पार्टिकल्स डालते हैं, आपने उसी साइज का पार्टिकल, बड़ा सा पार्टिकल यहां पे डाल दिया, फोर्सफुली डाल दिया, तो स्ट्रक्चर खुल गया, इसलिए पैकिंग एफिशिएंसी कम हो गई। ये बात समझ में आ रही है? ये कहां पे दे रखा है? आपके पेज नंबर 24 पे दे रखा है, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। तीनों पॉइंट मैंने बता दिए। और लास्ट एक टॉपिक बचा है फर्स्ट पेज पर, मतलब थर्ड पेज पर, एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन। एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन, एमॉर्फस, पेज नंबर 3, पेज नंबर 3 पे आप देखिए, एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन दे रखा है। अब इधर देखो, इसको समझना। एक क्लासिफिकेशन रह गया था सॉलिड्स का ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है। अब अगर पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पर बात करें तो सॉलिड्स को अपन दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, दैट इज क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस, ठीक है। अब क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस की बात करें तो क्रिस्टलाइन का मतलब क्या होता है? क्रिस्टलाइन में क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो होता है वो डेफिनेट होता है। कैसा होता है? डेफिनेट होता है। और साथ ही साथ यहां पर बात करें क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस की, क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस की अगर अपन बात करें तो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस की जो रिजिडिटी होती है वो कंपैरेटिवली अमॉर्फस ज्यादा होती है। साथ ही साथ इनका जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है, ये इजीली कंप्रेस नहीं होते हैं, ये हाईली क्या होते हैं? इनकंप्रेसिबल होते हैं, और ज्योमेट्रिकल फॉर्म रिटेन करके रखते हैं लॉन्ग टाइम तक। ये क्या करके रखते हैं? ज्योमेट्रिकल फॉर्म रिटेन करके रखते हैं। पर अगर मैं बात करूं एमॉर्फस सॉलिड की, तो इनकी रिजिडिटी और इनकंप्रेसिबिलिटी इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी वीक होती है। साथ ही साथ इनका जो ज्योमेट्रिकल फॉर्म है वो लॉन्ग टर्म तक के लिए रिटर्न नहीं हो पाता है, इसलिए इनको ट्रू सॉलिड भी बोलते हैं और इसको स्यूडो सॉलिड भी बोलते हैं, फॉल्स सॉलिड भी बोलते हैं, स्यूडो सॉलिड, ठीक है। और इनको क्या बोलते हैं? ट्रू सॉलिड, क्योंकि ये ट्रू सॉलिड के बिहेवियर शो करते हैं। ट्रू सॉलिड का बिहेवियर क्या होता है? डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, लो वेपर प्रेशर, है ना, कंप्रेसिबिलिटी, इनकंप्रेसिबल, हाईली इनकंप्रेसिबल। साथ ही साथ मैं कह सकता हूं कि जो ज्योमेट्रिकल फॉर्म अपना लॉन्ग टाइम तक रिटेन कर सके। ट्रू सॉलिड्स ये अपने वेट के कारण फ्लो होने लग जाते हैं। आपने देखा होगा पुराने जमाने में, या जब भी फोर्ट वोर्ट में गए होंगे आप, तो वहां पर क्या होता है, जो ग्लास के पेन्स होते हैं, ग्लास पेन होते हैं, वो नीचे से मोटे होते हैं और ऊपर से पतले होते हैं। क्या हुआ कि लॉन्ग स्टैंडिंग के कारण जो ग्लास में सॉलिड्स के पार्टिकल्स हैं वो ग्रेविटी के कारण फ्लो होने लग गए, और वो नीचे से कंपैरेटिवली क्या हो जाते हैं? मोटे हो जाते हैं, ठीक है। वो फॉल्स सॉलिड्स होते हैं। जो ग्लास होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है? एमॉर्फस का होता है। और क्रिस्टलाइन की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं, इनका जो डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लो वेपर प्रेशर होता है, ये सारे एक ट्रू सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो जहां भी पार्टिकल्स का अरेंजमेंट डेफिनेट है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, जहां पर इनडेफिनेट है, एमॉर्फस सॉलिड।
ठीक है। दूसरी अगर यहां पर प्रॉपर्टी की बात करें तो यहां पर शार्प मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। यहां पर शार्प मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है? क्योंकि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्या है? डेफिनेट है। पर यहां पर देखो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा है? इनडेफिनेट है। अगर मैं इसको मेल्ट करने की कोशिश करूंगा तो मान लो ये पार्टिकल्स कंपैरेटिवली वीक पार्टिकल्स हैं और ये पार्टिकल्स कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग पार्टिकल्स हैं, तो यहां पर ये पहले मेल्ट होना शुरू कर देगा, फिर बाद में जाके ये मेल्ट होना शुरू करेगा। मतलब यहां पर जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो एक रेंज होगी, पर यहां पर ये एक कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट पर मेल्ट होना शुरू कर देगा। इसका एक डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होगा क्योंकि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्या है? डेफिनेट है। ठीक है। अब अगर मैं इसको यहां पर कट करूंगा, क्लीवेज प्रॉपर्टी देख रहे हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख रहे हैं क्लीवेज प्रॉपर्टी। अगर मैं इसको कट करता हूं किसी भी शार्प टूल से, तो जो सरफेसेस मुझे ऑब्टेन होंगे वो स्मूथ सरफेसेस ऑब्टेन होंगे, पर यहां पर कोई भी स्मूथ सरफेस ऑब्टेन नहीं होगा। इसको ऐसे समझ सकते हो, कैडबरी खाई होगी आपने, एक तो होती है फ्रूट एंड नट वाली और एक होती है बिल्कुल प्योर चॉकलेट वाली, है ना। प्योर चॉकलेट वाली को आप तोड़ो, जैसे भी तोड़ोगे जो सरफेस मिलेगा वो स्मूथ मिलेगा। पर फ्रूट एंड नट को खोलो, उसको जब आप ब्रेक करोगे तो कभी कभार ऐसा होता है कि नट बाहर निकला हुआ है और दूसरे में वो नट का छेद हॉलो बना हुआ है। ऐसा होता है, स्मूथ सरफेसेस नहीं मिलेंगे। और आप खुद लॉजिकली सोचो ना, फ्रूट एंड नट में क्या नट्स का अरेंजमेंट डेफिनेट होता है? इनडेफिनेट होता है। बात समझ में आ रही है? नट्स का अरेंजमेंट क्या होता है? इनडेफिनेट होता है। तो क्लीवेज प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि अगर आप इसको शार्प टूल से कट करते हो तो स्मूथ सरफेसेस मुझे कहां पर मिलेंगे? स्मूथ सरफेसेस मुझे मिलेंगे क्रिस्टलाइन में, और रफ सरफेस कहां मिलेंगे मुझे? एमॉर्फस में। ये बात समझ में आ रही है? किसका? एक सेकंड, किसी का मोबाइल बज रहा है क्या? हाँ ठीक है। अब इधर देखो, हीट ऑफ फ्यूजन की बात करते हैं। हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या होता है? जब सॉलिड को अपन हीट प्रोवाइड करा के किस में कन्वर्ट कर देते हैं? लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो यहां पर डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, यहां पर इनडेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। यहां पर एक डेफिनेट अमाउंट में अगर आप हीट प्रोवाइड कराओगे तो पूरा क्रिस्टल लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पर एज सच कोई डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होता है, वेरिएबल हीट ऑफ फ्यूजन होता है, इनडेफिनेट होता है। ठीक है। एक और यहां पर प्रॉपर्टी की बात करें, इसकी अगर मैं नेचर की बात करूं तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब क्या है? अगर इस क्रिस्टल की बात करें जहां पर डेफिनेट अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का, लंबे पार्टिकल्स के अरेंजमेंट की बात करें, लॉन्ग रेंज ऑर्डर की बात करें, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट डेफिनेट रहता है। अगर मैं क्रिस्टल्स की बात करूं, क्रिस्टल के अरेंजमेंट की बात करूं, तो अगर मैं बहुत लंबे दूर तक इसके ऑर्डर चेक करूं तो अरेंजमेंट बिल्कुल डेफिनेट रहेगा। पर आप देखो यहां पर ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, यहां तक डेफिनेट था फिर इनडेफिनेट हो गया, फिर कुछ पर्टिकुलर इसने सिमेट्री ऑब्टेन करी तो वापस से क्या हो गया? इनडेफिनेट हो गया। तो यहां पर लॉन्ग रेंज ऑर्डर अपन को ऑब्टेन नहीं होते, यहां पर शॉर्ट रेंज ऑर्डर ऑब्टेन होते हैं। ठीक है। ये क्या हो जाएंगे? ट्रू सॉलिड। ये क्या हो जाएंगे? स्यूडो सॉलिड। ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है एनाइसोट्रोपी। पेज नंबर 3 पे देखिए आप। पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी, शेप। दूसरी दिखा दी मेल्टिंग पॉइंट। तीसरा दिखा दिया क्लीवेज प्रॉपर्टी। चौथा हीट ऑफ फ्यूजन। नेचर मैंने आपको बता दिया, ट्रू सॉलिड, स्यूडो सॉलिड, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। एक यहां पर प्रॉपर्टी रह गई एनाइसोट्रोपी। इसको समझना ध्यान से। एनाइसोट्रोपी का मतलब क्या होता है? अगर मैं यहां पर क्रिस्टलाइन सॉलिड में बात करूं तो आप मुझे बताओ, मैं इस डायरेक्शन में बात कर रहा हूं, मैं इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में बात कर रहा हूं, ठीक है। और एक और मैं ले लेता हूं, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में बात कर रहा हूं, ठीक है। अब इसको समझना, एनाइसोट्रोपी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि डिफरेंट डायरेक्शंस के अलाउंग जो फिजिकल प्रॉपर्टीज अपन को ऑब्टेन होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड में, वो डिफरेंट होती है। डिफरेंट डायरेक्शंस के अलाउंग
फिजिकल प्रॉपर्टीज जो अपन को ऑब्टेन होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि आप खुद देखो इस डायरेक्शन के अलोंग, इस डायरेक्शन के अलोंग आप देखिए एटम्स का अरेंजमेंट कैसे नजर आ रहा है, ब्लू ब्लू ब्लू, ब्लैक 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 ब्लैक। इस डायरेक्शन के अलोंग देखूं तो एटम्स का अरेंजमेंट कैसे नजर आ रहा है, ब्लैक ब्लू ब्लैक ब्लू ब्लैक ब्लू ब्लैक, ब्लैक ब्लू ब्लैक ब्लू ब्लैक ब्लू ब्लैक। मतलब डिफरेंट डायरेक्शन के अलोंग पार्टिकल्स का अरेंजमेंट डिफरेंट है, इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज अपन को यहां पर डिफरेंट ऑब्टेन होती है डिफरेंट डायरेक्शंस के अलोंग। ये बात समझ में आ रही है? इसी प्रॉपर्टी को अपन बोलते हैं एनाइसोट्रोपी। ठीक है, एनाइसोट्रोपिक नेचर। अब अगर यहां पर बात करें तो यहां पर आइसोट्रोपिक नेचर होता है। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन के अलोंग जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑब्टेन होगी वो सेम होगी। ये बात समझ में आती है? यहां पर कैसे समझ में आएगा कि डिफरेंट डायरेक्शंस के अलोंग फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी? रैंडमली अरेंज्ड है ऑन एन एवरेज। अब डिफरेंट डायरेक्शन के अलोंग अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज कैलकुलेट करोगे वो लगभग लगभग सेम नजर आएगी। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली समझाता हूं, रुको बीच में मत बोलो, इसको प्रैक्टिकली समझाता हूं। वैसे तो नहीं समझ में आएगा, और इसलिए भी नहीं समझ में आएगा क्योंकि प्रैक्टिकली ये चीज ऑब्टेन करी गई थी, प्रैक्टिकली ऑब्टेन करा गया था ये, कि डिफरेंट डायरेक्शन के अलोंग फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हो रही थी वो यहां पर सेम आ रही थी, यहां पे डिफरेंट आ रही थी, क्योंकि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट डिफरेंट डायरेक्शन के अलोंग क्या है, डिफरेंट। अब इसको समझना, कभी भंडारे में गए हो? हाँ, भंडारे में गए हो ना? नुक्ती सेव खाई है? नुक्ती और सेब, बूंदी, मीठी बूंदी और सेब खाए, मिला के खाते हैं, मिला लो, है ना, मिला लिया, है ना। मुझे एक बात बताओ, उसमें जब आपने नुक्ती और सेब मिलाई तो क्या वहां पर नुक्ती और सेब का अरेंजमेंट डेफिनेट है या इनडेफिनेट है? इनडेफिनेट है। पर एक बार मिलाने के बाद खाओ उसको, हर बार स्वाद सेम आएगा? सेम आएगा, डिफरेंट आएगा? सेम आएगा ना। एक बार आप मिला लो, नुक्ती और सेब का जो अरेंजमेंट है वो डेफिनेट या इनडेफिनेट? इनडेफिनेट। टेस्ट एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, टेस्ट बिल्कुल सेम आएगा, हर गस्सा खाओ, हर बाइट खाओ, हमेशा टेस्ट सेम आएगा। अगर आपने उसको ज्यादा मीठा बनाया है तो हर बाइट में ज्यादा मिठास आएगी, ज्यादा तीखा बनाया है तो हर बाइट में ज्यादा तीखापन नजर आएगा, पर यहां पर अरेंजमेंट डेफिनेट नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? मतलब यहां पर जब रेंडमली अरेंज्ड होते हैं तो वहां पर फिजिकल प्रॉपर्टीज अपन को डिफरेंट डायरेक्शंस में सेम नजर आएगी। बन रहा हो ना बस पागल? ऐसे ही समझ सकते हैं इसको। ये बात समझ में आ रही है? चैप्टर खत्म हो गया आपका? हाँ, एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि अपन टाइल वाइल की बात करते हैं ना, वही होती है, पिची होती है वो, ऐसा, है ना। इसमें एक और टर्म दे रखी है, स्यूडो प्यूजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। प्यूजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, स्यूडो नहीं, प्यूजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। प्यूजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का मतलब क्या है, आपके एक्सरसाइज नंबर 2 में दे रखा होगा ये। प्यूजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का मतलब बस सिंपल सा ये है कि ऐसे भी क्रिस्टल्स होते हैं जिन पर आप अगर फोर्स अप्लाई करो, प्रेशर अप्लाई करो, तो वो क्या जनरेट करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं एक्सरसाइज नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 17, स्टेटमेंट नंबर 2, क्वार्ट्ज जो होता है वो एक फ्यूजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल होता है। ठीक है, फ्यूजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का मतलब क्या होता है, जिस क्रिस्टल पर अपन फोर्स अप्लाई करने पर या प्रेशर अप्लाई करने पर वोल्टेज जनरेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है, उसको अपन बोलते हैं प्यूजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, और इसका एग्जांपल होता है क्वार्ट्ज। ठीक है, हाँ, अब आप क्या कह रहे थे, बोलिए। बिखरेगा क्यों? हाँ, तो वो तो सब्सटेंस पे डिपेंड करता है कि बिखरना है नहीं बिखरना है, वो तो सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। वो जो आप कह रहे हो ना बिखर जाएगा, ग्लास जो होते हैं, जो ऑटोमोबाइल्स के ग्लास होते हैं, वो कभी भी आपको बड़ा सा ग्लास टूटा हुआ नहीं मिलेगा रोड पे, वो पूरा बिखर जाएगा, पूरा बिखर जाएगा। वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, और उसको वहां पर अपन लेयर्स बाय लेयर्स ही, मतलब इनडिफरेंट अरेंजमेंट ही होता है, और अपन जो ऑटोमोबाइल्स के ग्लास होते हैं वो लेयर बाय लेयर में ही अरेंज करते हैं, और उसका कुछ ऐसा कॉम्पोजिशन होता है, एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन होता है
जिसके कारण वो पूरा बिखरता ही है, कभी भी आपको बड़ा सा पीस नहीं मिलेगा रोड पर। ऐसा देखा होगा आपने, जब भी एक्सीडेंट होता है पूरा ऐसे बिल्कुल छोटे 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 पार्टिकल्स में बिखर जाता है। वो सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड नहीं करेगा। वो चीज इससे रिलेट मत करो, वो चीज अलग है। ठीक है, आपका सॉलिड स्टेट खत्म हो चुका है, मॉड्यूल पूरा आप बना लीजिएगा। परसों अपन इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर अपन शुरू करेंगे सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री। एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वार्ट्ज वाला क्वेश्चन जो है। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल वो क्रिस्टल्स होते हैं जिन पर अपन फोर्स अप्लाई करने पर ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, एक स्लाइड सा वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं ये। अब इधर देखो, अच्छा अब इधर देखो, नेक्स्ट चैप्टर अपन शुरू करेंगे सरफेस केमिस्ट्री। अच्छा अब इधर देखो, स्लाइड विजिबल है सभी को? अब इधर देखिए, देखो इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत छोटा चैप्टर पर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा बिहेवियर ऑफ गैस, वो 1 1.5 2 लेक्चर का चैप्टर है ना, पर उसमें से हर साल डेफिनेटली एक क्वेश्चन जरूर आता है। और अगर इस चैप्टर की बात करूं तो हर साल डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चन यहां से भी आते हैं। पूरा का पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, पूरा का पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर। बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीजें। अब यहां तो यह है कि पूरा रट लो इसको, बिल्कुल भयंकर तरीके से हर पॉइंट रट लो, या ये है कि समझ लो। क्योंकि एक बार ये चैप्टर समझ लिया तो एग्जामिनर जो भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे 4 ऑप्शन देगा, तो आपको हिंट तो वही ऑप्शन में मिल जाएगा कि वो कौन सा करेक्ट एक्सप्लेनेशन की बात कर रहा है। तो एक बार चैप्टर समझ लोगे ना आप, तो अपने आप पता लगा लोगे कि करेक्ट ऑप्शन क्या है। जैसे कि अगर सपोज करो
आपसे किसी के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पूछा जाए, मान लो सपोज करो डीपी सर के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पूछा जाए, 4 ऑप्शन दे दिए जाए, तो बता पाओगे नहीं बता पाओगे? बता दोगे आराम से। क्या याद रखने की जरूरत पड़ेगी? नहीं रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप मुझे समझ चुके हो, है ना। अगर ये चैप्टर समझ लिया एक बार तो कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, और मैं हर एक लाइन समझाऊंगा आपको, हर एक लाइन। जो भी चीज याद करने की होगी, आपको पता है, मुझे पता है याद कैसे कराते हैं, ये आप जानते हो। याद तो मैं करवा दूंगा, पर चैप्टर समझ लो एक बार, मजा आ जाएगा। बहुत जबरदस्त चैप्टर है ये, मेरी गारंटी कि बोर नहीं होंगे, पर बहुत लपक के बोर होते हैं यहाँ पर, है ना। मैं पूरी कोशिश करूंगा, बिल्कुल बोर नहीं करूंगा, और डेली लाइफ से रिलेट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब सपोज करो मैं सबसे पहले बात करूं यहाँ पर, इस चैप्टर की ही बात करूं, सरफेस केमिस्ट्री नाम से बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपन डिड्यूस कर सकते हैं। सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? देखो केमिस्ट्री आपको पता है क्या होती है ना, केमिस्ट्री आपको पता है, पर सरफेस केमिस्ट्री कंबाइन करूं तो उसका मतलब क्या होता है? सरफेस पे होने वाली केमिस्ट्री, है ना, सरफेस पे होने वाली केमिस्ट्री। अच्छा मुझे एक बात बताओ, उससे पहले एक और बात करते हैं अपन। जब भी अपन कोई मूवी देखने जाते हैं, है ना, तो आजकल क्या होता है कि पहले ही क्रिटिक्स की रेटिंग आ जाती है, व्यूअर्स की रेटिंग आ जाती है, फिर रेटिंग्स देखकर अपन सेलेक्ट करते हैं, यार ये मूवी अच्छी होगी, चलो ये मूवी देखने चलते हैं। आजकल अपन यही करते हैं। पहले तो क्या होता था, अच्छा हीरो कौन है, अच्छा ये हीरो है, चलो 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 देखने चलते हैं। अब आजकल पता है क्या करते हैं कि यार रेटिंग्स देखकर अपन मूवी देखने जाते हैं। तो वहां पर जब रेटिंग्स अपन पढ़ते हैं ना, तो वहां पर पता है क्या लिखा रहता है? वहां पे ये लिखा रहता है कि यार हीरो और हीरोइन की क्या जबरदस्त केमिस्ट्री थी। मतलब वहां पर हीरो और हीरोइन के बीच में कुछ चल रहा था, पसीने यहां पर आ रहे थे। मतलब वहां कुछ इमोशनल सीन चल रहा था, आंसू यहां पर आ रहे थे। ये क्या है? उनकी ऐसी जबरदस्त केमिस्ट्री है कि वहां पर कुछ चल रहा है और इमोशंस यहां पर आ रहे हैं, है ना। केमिस्ट्री का मतलब की बात करूं, केमिस्ट्री वर्ड की मतलब की बात करूं, तो केमिस्ट्री का मतलब होता है इंटरेक्शन बिटवीन पीपल। अगर मैं इस कॉन्टेक्स्ट में केमिस्ट्री की बात करूं तो मैं क्या बोलूंगा, यार वो हीरो और हीरोइन की जो इंटरेक्शन था ना, वो जबरदस्त था। यही तो होता है केमिस्ट्री का मतलब। हीरो और हीरोइन की केमिस्ट्री जबरदस्त थी, मतलब केमिस्ट्री का मतलब क्या है? इंटरेक्शन बिटवीन पीपल। और अगर उसी केमिस्ट्री को मैं यहां पर रिलेट करूं, तो यहां पर अपन को पढ़ना क्या है? इंटरेक्शन बिटवीन सरफेसेस। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अब इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में अपन को पढ़ना क्या है? सरफेस केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें जब भी दो या दो से ज्यादा सरफेसेस आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो जितने भी फिजिकल और केमिकल फिनोमिना होते हैं इंटरेक्शन के कारण, उसकी स्टडी अपन यहां पर करते हैं। जब भी दो या दो से ज्यादा सरफेसेस आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो इंटरेक्शन के कारण जितने भी फिजिकल और केमिकल फिनोमिना हुए हैं, उन सबकी स्टडी अपन कहां पर करते हैं? सरफेस केमिस्ट्री में करते हैं। और सरफेस केमिस्ट्री का मतलब ही क्या होता है? इंटरेक्शन बिटवीन सरफेसेस, इंटरेक्शन बिटवीन सरफेसेस। तो सरफेस केमिस्ट्री में अपन पढ़ते क्या है? जितने भी फिजिकल और केमिकल फिनोमिना हो रहे हैं दो या दो से ज्यादा सरफेसेस के बीच में, उनकी स्टडी अपन कहां करते हैं? सरफेस केमिस्ट्री में करते हैं। तो अगर मैं सरफेस केमिस्ट्री को डिफाइन करूं, तो सरफेस केमिस्ट्री को डिफाइन करूंगा, सरफेस केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ physical and chemical phenomena that occur at the interface of two phases। दो या दो सरफेसेस के, दो या दो से ज्यादा सरफेसेस के बीच में जितने भी फिजिकल और केमिकल फिनोमिना हो रहे हैं, उन सभी की स्टडी अपन कहां पर करते हैं? सरफेस केमिस्ट्री में करते हैं। अब अगर मैं इस डेफिनेशन की बात करूं, डेफिनेशन क्या कह रही है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फिजिकल एंड केमिकल फिनोमिना दैट अकर एट द इंटरफेस ऑफ टू फेजेस। यहां पे दो टर्म है, एक है इंटरफेस और दूसरा है फेजेस। इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए। इंटरफेस क्या होती है? शेयर्ड बाउंड्री होती है, कॉमन बाउंड्री होती है। ये दो अलग अलग सरफेसेस हैं, ये जब भी इंटरेक्ट करेंगे तो मुझे पता है एक कॉमन बाउंड्री जरूर यहां पर ऑब्टेन होगी, एक शेयर्ड बाउंड्री जरूर ऑब्टेन होगी। तो दो या दो से ज्यादा सरफेसेस के बीच में
जो इंटरफेस क्रिएट होता है, इस पे होने वाले फिजिकल और केमिकल फिनोमिना की स्टडी अपन कहां पर करते हैं? सरफेस केमिस्ट्री में करते हैं। तो इंटरफेस का मतलब क्या होता है? शेयर्ड बाउंड्री, कॉमन बाउंड्री। ठीक है। अब फेज की बात करें तो याद करो, आपने टर्म सुन रखा होगा, फेज और फिजिकल स्टेट सुन रखा है ना दोनों। फिजिकल स्टेट आपको पता है 3 है अपने सिलेबस में, सॉलिड, लिक्विड, गैस। पर फेज क्या होता है? इसको ऐसे समझेंगे अपन, ये तो क्या है? वाटर। और ये क्या है? ऑयल। ठीक है। अगर मैं यहां पर इसके फिजिकल स्टेट की बात करूं तो क्या है? लिक्विड। फेज की भी बात करूं तो क्या है? लिक्विड। यहां पर फिजिकल स्टेट की बात करूं लिक्विड, फेज की भी बात करूं लिक्विड। ठीक है। और यहां पर एक ही फेज है, पर जब दोनों को मिलाऊंगा, जब दोनों को मिलाऊंगा तो आप मुझे बताओ, यहां पर वाटर भी होगा और ऑयल भी होगा। ऑयल ऊपर या नीचे? वाटर ऊपर या नीचे? ये बात समझ में आती है? ये कुछ ऐसे ही होगा। ऑयल ऊपर, वाटर नीचे। अब अगर कोई मेरे से यहां पर फिजिकल स्टेट पूछ ले तो मैं कहूंगा फिजिकल स्टेट क्या है? लिक्विड। पर अगर कोई मेरे से फेज पूछ ले तो मैं बोलूंगा फेज 2 है और दोनों फेज लिक्विड है। अब फेज क्या होता है? वो कन्फाइंड बाउंड्री। फेज क्या होता है? वो कन्फाइंड बाउंड्री जहां पर फिजिकल प्रॉपर्टीज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जहां पर फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो? यूनिफॉर्म हो। अब आप यहां पर देखो, ये एक फेज हो जाएगा, ये एक फेज हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? वो कन्फाइंड बाउंड्री जहां पर फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? यूनिफॉर्म है। ऑयल की कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, ऑयल की कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी जो यहां पर इस कन्फाइंड बाउंड्री में क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी। वाटर की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी जो इस कन्फाइंड बाउंड्री में क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी। ये बात समझ में आती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज कैन बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट कैन बी डेंसिटी। डेंसिटी इस पूरे कन्फाइंड बाउंड्री में वाटर की क्या रहेगी? 1 ही रहेगी। और यहां पर 1 नहीं होगी, कुछ और होगी। मतलब इसलिए अपन ने क्या बोल दिया? 2 अलग अलग फेज हैं और दोनों फेज क्या है? लिक्विड। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो यहां पर अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या कहती है? यहां पर कौन कौन से फेज लिए मैंने? 2 फेज लिए, दोनों क्या है? सॉलिड। जब भी 2 अलग अलग फेज आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो इनके इंटरफेस पे होने वाले जितने भी फिजिकल और केमिकल फिनोमिना हैं, उसकी स्टडी अपन कहां पर करेंगे? सरफेस केमिस्ट्री में करेंगे। तो अगर इसकी कंप्लीट डेफिनेशन की बात करूं तो कंप्लीट डेफिनेशन क्या हो जाएगी? 2 या 2 से ज्यादा फेजेस के इंटरफेस पर, 2 या 2 से ज्यादा फेजेस के इंटरफेस पर होने वाले जितने भी फिजिकल और केमिकल फिनोमेना हैं, उनकी स्टडी अपन कहां पर करते हैं? सरफेस केमिस्ट्री में करते हैं। और अगर सरफेस केमिस्ट्री की बात करें तो यहां पर अपन कौन कौन से फिजिकल और केमिकल फिनोमेना ऑब्टेन करते हैं? एक होता है इवेपोरेशन, दूसरा हो जाएगा कोरोजन। कोरोजन भी सरफेस पे होने वाला फिनोमेना है, इवेपोरेशन भी एक सरफेस पे होने वाला फिनोमेना है। याद करो, वेपर प्रेशर बताया था मैंने। और क्या हो जाएगा? डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन भी एक सरफेस पे होने वाला फिनोमेना है। यहां पर अगर मैं बात करूं तो देखिए, जो कैप्सूल है डिसॉल्व हो रहा है, जो मेडिसिन है ये क्या हो रही है? डिसॉल्व हो रही है। सरफेस पे होने वाला फिनोमेना है ये। और कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं? एडजॉर्प्शन एक सरफेस पे होने वाला फिनोमेना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस, वो भी एक सरफेस पे होने वाला फिनोमेना है। याद करो, आपने कहीं पढ़ रखा होगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कोटिंग करते हैं सरफेस पर, सरफेस पे होने वाला फिनोमेना है। कैटालिसिस, वो भी एक सरफेस पे होने वाला फिनोमेना है। ये बात समझ में आ रही है? तो ऐसे बहुत सारे फिजिकल और केमिकल फिनोमेना हो रहे हैं कहां पे? 2 फेज के इंटरफेस पर। तो इन सभी फिजिकल और केमिकल फिनोमेना की स्टडी अपन कहां पर करते हैं? सरफेस केमिस्ट्री में करते हैं। इस चैप्टर में अपन को कुल मिलाकर 3 टॉपिक्स कवर करने हैं। फर्स्ट इज एडजॉर्प्शन, सेकंड इज कोलॉइड्स एंड थर्ड इज कैटालिसिस। एडजॉर्प्शन, कोलॉइड्स एंड
कैटालिसिस। ठीक है, कैटालिसिस बहुत छोटा सा ही टॉपिक है, अराउंड 40 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा। पूरे जितने भी लेक्चर अपन पढ़ेंगे, 4-5 लेक्चर जितने भी अपन पढ़ेंगे, इसमें अपन को एड्सॉर्प्शन और कोलाइड्स के बारे में ही पढ़ना है। मेन यहाँ पर पढ़ना है कोलाइड्स के बारे में। ठीक है, बेल बज गई थी क्या? ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से अपन एड्सॉर्प्शन पढ़ेंगे। थैंक यू।